in this lecture. This is the internal forced convection of lecture 10, and it is definitely it's a continuation of lecture 9. Lecture 9 we will cover our in lecture 9 we will introduce the internal forced convection, and in this lecture we will cover the average velocity, the average temperature, bulk temperature, and thermal analysis of internal flow, and the velocity profile for laminar flow in the tube. Clear? So basically in this one, the average velocity, average temperature, these are very important concept for further understanding about thermal analysis of internal flow, and definitely for the velocity and temperature profile. Clear? So now let us take one by one. So first of all, I am considering the average velocity and average temperature. Clear? What exactly it is, in last class I am introducing the basic thing कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों कैलकुलेट करते हैं. एवरेज वेलोसिटी की यहाँ पर क्यों रिक्वायरमेंट आई, एवरेज टेम्परेचर की तो रिक्वायरमेंट आपने ओवर द सरफेस में देखा था, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं था. एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर, अगर आप इस चीज़ को समझें कि क्यों ये इंट्रोड्यूस किया गया एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, तो एवरेज वेलोसिटी अगर आप देखो, जैसे एक मैंने यहाँ पर एक प्रोफाइल बनाई है, लास्ट क्लास में आपने देखा था कि एक इंटरनल फ्लो हो रहा है और उसमें फुल डेवलप फ्लो आफ्टर इंट्रेंस लेंथ, ये एक फुल डेवलप फ्लो आ रहा है. तो अगर आप इस फुल डेवलप फ्लो में देखेंगे तो वेलोसिटी इज वेरिएबल फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम. अगर आप देखो ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, तो मैक्सिमम आपका यहाँ पर एक ये सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन पर ये वैल्यू मैक्सिमम है, वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, और मिनिमम कहाँ पर है, एट द सरफेस, यहाँ इन दोनों जगह पर ये मिनिमम वैल्यू है. तो यही चीज़ मैंने लिखी है, when flow is fully developed then velocity of fluid is vary from 0 at surface to maximum at center, so that required to calculate average velocity which is uniform throughout the flow. That means कि मैंने आपसे कहा था कि ये पर्टिकुलर एरिया, ये जहाँ तक इंट्रेंस लेंथ आ रही है, ये पर्टिकुलर एरिया हमारे कंसिडरेशन में नहीं आता है, हमारे एनालिसिस में नहीं कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर ये इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी जो कंसीडर कर रहे हैं उसमें यहाँ पर ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आ रही होगी, इसलिए ये एरिया हमको कंसीडर नहीं करना है. तो ये जितना भी इंट्रेंस लेंथ है उसके एरिया को छोड़कर हम बाकी एरिया को कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पर अगर आप देखो कि वेलोसिटी का वेरिएशन है, जो भी वेलोसिटी आ रही है जिसको हम रिटार्डेड वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो रिटार्डेड वेलोसिटी का वेरिएशन आ रहा है. तो जब भी रेनॉल्ड नंबर आपने ओवर द सरफेस कैलकुलेट किया था, तो याद होगा आपने ओवर द सरफेस में रेनॉल्ड नंबर क्या लिखा था, दिस इज द रो यू डी अपॉन म्यू, यही तो लिखा, सॉरी ओवर द सरफेस में आपने इसकी जगह पर डी की जगह पर क्या लिखा था, एल. क्लियर? और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस इज रो, ये डी हो जाएगा डिवाइडेड बाय म्यू. अब ये वहां पर आपने फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यूज किया था, यहाँ पर आप फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी नहीं यूज कर सकते. रीजन ये है कि जब ये फुल डेवलप फ्लो आपको दिख रहा है, तो फुल डेवलप फ्लो में आप कहीं पर भी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आपको नहीं दिखेगी. वेलोसिटी एट सरफेस 0, मैक्सिमम एट सेंटर. तो क्यों ना हम कि एक यहाँ पर एक कैलकुलेशन के लिए कुछ एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करिए. मेरा आप अगर कर्सर देख रहे हैं तो मैंने क्या किया, एक पैराबोला जो है, रादर इसको मैं सेमी सर्कल बोलूँगा, ये एक सेमी सर्कल है, तो इस सेमी सर्कल का एक एवरेज मैंने कंसीडर किया, और ये जो वेलोसिटी आपको दिखेगी, ये वेलोसिटी थ्रू आउट द फ्लो इन एक्स डायरेक्शन, आप अगर देखो थ्रू आउट द फ्लो इन एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट एंड इट इज डिनोटेड एज u dash. Clear? This called the average velocity. Some books is written like v average. Clear? लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको u बार लिखेंगे. तो रेनॉल्ड नंबर आप जब इंटरनल फ्लो के केस में कंसीडर कर रहे होंगे, तो इंटरनल फ्लो के केस में दिस इज द रो u बार अपॉन म्यू इनटू d, इस तरह से कंसीडर किया जाएगा. क्लियर? और चूंकि पाइप कंसीडर कर रहे हैं इसलिए डी कंसीडर कर रहे हैं. ये लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, अगर किसी तरह का डक्ट है, वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का हो सकता है, वो ट्रापेजॉइडल क्रॉस सेक्शन का हो सकता है, तो इस तरह के जो डक्ट के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस हैं उनके हाइड्रोलिक डायामीटर जो है दिस इज अ 4ac/p कैलकुलेट करेंगे. तो रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेशन अगर निकालेंगे तो रो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोलिक डायामीटर डिवाइडेड बाय द म्यू. क्लियर?
तो ये चीज़ आप एवरेज वेलोसिटी का आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप रेनॉल्ड नंबर का कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाए तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आपको कैलकुलेशन जब आप ड्रैग फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं या जब भी आप थर्मल के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद रखिएगा कि आप एवरेज वेलोसिटी क्यों कंसीडर कर रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंस है। अब दूसरी बात पर आते हैं, एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर जो मैंने प्रोफाइल बनाई है वो प्रोफाइल एक्चुअल में है दैट इज TF इज ग्रेटर दैन TS, TF इज ग्रेटर दैन TS। और आपको लास्ट प्रीवियस जो स्लाइड्स हैं, आप प्रीवियस क्लास जो आप अगर रेफर करेंगे तो वहाँ पर मैंने दोनों प्रोफाइल बना के आपको दिखाई थी, दैट इज TS इज ग्रेटर दैन TF। सो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपको जो प्रोफाइल मिलती थी वो प्रोफाइल कुछ ऐसी मिलती थी, इस तरह की प्रोफाइल आपको दिखती थी व्हेन TS इज ग्रेटर दैन TF, व्हेन TS इज ग्रेटर दैन TF। तो ये इस तरह की प्रोफाइल आपको वहाँ पर दिखती थी। दिस प्रोफाइल फॉर दिस वन इज दैट इज TS इज ग्रेटर दैन, दिस इज TS इज ग्रेटर दैन TF। ये प्रोफाइल आपको तब सॉरी दिस इज लाइक नो, ठीक है, this profile is look like that is when TS is greater than TF, clear, when TS is greater than TF ये प्रोफाइल आपको तब दिखती थी। तो यहाँ पर आप यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर देखेंगे तो वहाँ पर सेंटर पॉइंट पर मिनिमम टेम्परेचर मिलता था, लेकिन अगर TF इज ग्रेटर देन TS है तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा। ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। when flow is fully developed in tube are heating or cooling, दोनों पर्पस के लिए the temperature is changed from 0 at surface to maximum at center, जब हीटिंग का केस कर रहे होंगे और जब कूलिंग का केस कर रहे होंगे, मतलब यहाँ पर कोई हीटिंग और कूलिंग कहने का मतलब मैंने किस पे रिस्पेक्ट में लिखा है, अदर इसको मैं अगर बात करूँ तो ये एक्चुअल में कूलिंग का केस है। TF इज ग्रेटर दैन TS, that is if TF is greater than TS, that means at center temperature is maximum, when TS is greater than TF temperature is minimum, so that here we require to calculate the average temperature। Similar fashion में अगर आप यहाँ पर देखो तो ये इस तरह का एक सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है और सेमी सर्कल में जो वेरिएशन है 0 टू मिनिमम या 0 टू मैक्सिमम हो रहा है, ये अगर आप देखो तो फर्दर इसमें अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, जैसे वहां पर हमने एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट किया था, तो एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करने का पर्पस ये था कि हमने सरफेस टेम्परेचर लिया और फ्लूइड टेम्परेचर लिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही काम यहाँ पर भी करने वाले हैं। रीजन बस ये है कि यहाँ पर TS प्लस TF डिवाइडेड बाई 2 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है कि अगर आप इसमें इफेक्ट देखेंगे तो इफेक्ट यहाँ पर फ्लूइड का जो टेम्परेचर है या फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर है उसका इफेक्ट ही नहीं है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखो इस प्रोफाइल में, अगर आप देखोगे जब फुल डेवलप फ्लो हो रहा है तो फुल डेवलप फ्लो के केस में यहाँ पर जो फ्री स्ट्रीम का टेम्परेचर है उसका इफेक्ट ही नहीं है, कुछ अनदर टेम्परेचर होगा। ठीक, तो उस टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर अगर एवरेज टेम्परेचर का कैलकुलेशन कर ले, और ये एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर अगर आप देखें, ये एवरेज टेम्परेचर जो आपको दिख रहा है, ये एवरेज टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट होगा नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज यूनिफॉर्म। ये ध्यान से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। जो एवरेज वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी आपको, वो वैल्यू नहीं बदलने वाली। लेकिन अगर आप एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो एवरेज टेम्परेचर आपका इनलेट कंडीशन से, यानी इनलेट कंडीशन कहने का मतलब कि LT, यानी यहाँ से मैं अगर इसको इनलेट मान रहा हूँ तो इनलेट कंडीशन से एग्जिट कंडीशन के बीच में ये वैल्यू चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, रीजन क्या है इसका चेंज होने का? क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है और कन्वेक्शन की वजह से, चाहे वो हीटिंग का केस हो या कूलिंग का केस हो, सिस्टम से हीट ट्रांसफर हो रही है, सिस्टम में हीट आ रही है। तो जो हीट आ रही है तो जो एवरेज टेम्परेचर आपने कैलकुलेट किया है वो एवरेज टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता है, वो एवरेज टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा। अगर आप हीटिंग का केस कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा। अगर आप कूलिंग का केस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एवरेज टेम्परेचर की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन जैसे एवरेज वेलोसिटी आपका एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट है, वैसे एवरेज टेम्परेचर एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं फर्दर। देखिए
सबसे पहले मैं एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने डक्ट जो कंसीडर किया है वो सर्कुलर डक्ट कंसीडर किया है या एक पाइप कंसीडर किया है। तो ये कि पाइप है और इसके अंदर हमने एक पाइप एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ये इसकी सेंटर लाइन है, अगर आप देखेंगे ये इसकी सेंटर लाइन है और ये एक पाइप एलिमेंट है। जो डायामीटर है पाइप का वो कैपिटल आर है और जो इसमें फ्लो हो रहा है वेलोसिटी का वो फ्री स्ट्रीम फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स कि जो इंट्रेंस लेंथ है मैंने वो नेग्लेक्ट कर दी है और ये बोला है कि फुल डेवलप फ्लो यहीं से है। क्लियर? फुल डेवलप फ्लो एट इनलेट कंडीशन से ही स्टार्ट हो रहा है। ये एज्यूम किया है, दैट इज LH जो है, दैट इज LH इज कंसीडर्ड एज 0 फॉर दिस एनालिसिस, कि यहीं से आपका जो भी फॉर्मेशन है वो सारा का सारा फॉर्मेशन यहीं से हो रहा है। और इसके अंदर एक पाइप एलिमेंट कंसीडर किया। ये बेसिकली ये जो पाइप एलिमेंट है, ये पाइप एलिमेंट किस बॉडी का बना हुआ है? ये पाइप एलिमेंट बना हुआ है फ्लूइड बॉडी का। क्लियर? और इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है और विद इन दिस फ्लूइड बॉडी वेलोसिटी इज चेंजेस फ्रॉम, अगर आप देखो यहाँ पर वेलोसिटी की प्रोफाइल कैसी होगी? वेलोसिटी की प्रोफाइल कुछ इस तरह की आएगी। एक सॉरी, इट्स अ पैराबोलिक इन नेचर, सॉरी it's a parabolic in nature। so एक पैराबोला मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। this is the parabolic in nature। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप देखो ये जो वेलोसिटी है इट इज अगर मैं यहाँ से इसको काउंट कर रहा हूँ, इट इज कंटिन्यूअसली रिड्यूसेस। क्लियर? दैट मीन्स इन वाई डायरेक्शन the velocity is continuously reduces। That means we are considered a velocity function in radial direction, clear, which is variable from maximum to minimum value। The value of average velocity at some streamwise cross section is determined from the requirement that the conservation of mass principle be satisfied। Let us consider a pipe element with the pipe of diameter d as shown in the figure। Flow should be steady and incompressible। That means flow should be steady and incompressible, that is density is not changing with respect to time within the pipe by the conservation of mass flow rate। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने पाइप एलिमेंट लिया उस पाइप एलिमेंट में मास कंजर्वेशन अगर मैं कंसीडर करूँ, मैं मास कंजर्वेशन क्या कंसीडर कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि टिल जितना मास, ये पर्टिकुलर जितना मास है, ये मैंने बोला बाई कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट थ्रू आर रेडियस ऑफ पाइप, जो कैपिटल आर रेडियस ऑफ पाइप है उससे जितना मास फ्लो रेट हो रहा है, मास फ्लो रेट थ्रू द स्मॉल आर पाइप। जाहिर सी बात है कि मास फ्लो रेट अगर आपने स्टडी स्टेट कंसीडर किया है तो स्टडी स्टेट में मास फ्लो रेट कांस्टेंट होगा, यानी जितना कैपिटल आर से मास फ्लो रेट पास हो रहा है उतना स्मॉल आर से भी पास होगा। जाहिर सी बात है कि उसमें वेलोसिटी का कुछ चेंज आएगा, वही वेलोसिटी हम कंसीडर करने वाले हैं। तो जो कैपिटल आर से जो वेलोसिटी हो रही पास हो रही है वो वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी। डेंसिटी कांस्टेंट है, तो रो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय दिस इज एवरेज वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू। नाउ ये जो पाइप एलिमेंट लिया है इट्स अ डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी अगर मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दूँ, छोटे छोटे ये सारे पाइप ऐड करूँ तो ये बड़ा पाइप बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें वही रो ए वी लिया, तो रो वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज अ वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो दिस इज कंसीडर्ड एज द DAC हियर एंड इट इज इंटीग्रेबल 0 to r। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल पाइप का पाई आर स्क्वायर होगा, तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इज द 2 pi r dr। क्लियर? ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो दिस shows pi and pi will be cancel out and the density and density will be cancel out। So what you get exactly, the average velocity, this is the average velocity, this is the average velocity expression, this is 2 by r square 0 to r small u r into dr। That means if you know the velocity profile, अगर मुझे पाइप के अंदर की वेलोसिटी प्रोफाइल पता है तो हम इस एक्सप्रेशन में रख के उसकी एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एवरेज टेम्परेचर की। व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर? क्लियर? तो एवरेज टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो एवरेज टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सिमिलर फैशन है एवरेज टेम्परेचर को कैलकुलेट करने का, और यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया था, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। हमने सेम पाइप एलिमेंट कंसीडर किया और उसके अंदर एक स्मॉल पाइप कंसीडर किया,
तो हम यहाँ पर भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर जो बड़ा वाला पाइप है, जो जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, जो इस पाइप से जितनी एनर्जी पास हो रही है, दिस शुड बी इक्विवेलेंट टू द एनर्जी पास फ्रॉम द स्मॉल आर रेडियस पाइप। तो इसको कैसे कर सकते हैं? अगर आप देखें कैपिटल आर वाला जो है फुल्ली डेवलप्ड हमने यहाँ पर भी माना है, यानी एंट्रेंस लेंथ जो यानी एल टी है, एल टी की वैल्यू को हमने 0 कंसीडर किया। दिस एल टी वैल्यू इज कंसीडर्ड एज 0। क्लियर? एल टी वैल्यू इज कंसीडर्ड एज 0, यानी इंट्रेंस लेंथ हमने नहीं कंसीडर किया। तो यहीं से आपका एक फुल डेवलप्ड फ्लो हो जाएगा और एक एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर फॉर्म होगा, यानी इस जो कैपिटल आर वाली रेडियस है उसमें जो फ्लूइड पास हो रहा है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो टीएम। क्लियर? देखिए यहाँ पर क्या किया, लेट अस अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी एट ए स्टेडी स्टेट फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो और डेंसिटी कांस्टेंट है। तो मैं पहले बड़े वाले पाइप से देख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? दिस इज मास एनर्जी, दिस इज एम सी पी, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है, एम सी पी, एंड दिस वन इज टी एम, एम सी पी टी एम। डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि क्यों नहीं हमने यहाँ पर डेल्टा टी एम लिया, बिकॉज वी आर कंसीडर्ड द मास फ्लो रेट। क्लियर? तो मास फ्लो रेट कितना हो गया? रो यू बार पाई आर स्क्वायर। क्लियर? सी पी इंटू टी एम। इतनी बात समझ में आ गई। सिमिलर फैशन में आप यहाँ पर देखिए 0 to r, रो यू आर इंटू डी ए सी, दिस इज द मास फ्लो रेट, मल्टीप्लाइड बाई सी पी मल्टीप्लाइड बाई दिस इज टी एम। क्लियर? क्योंकि एवरेज टेम्परेचर जो हमने कंसीडर किया है वो एवरेज टेम्परेचर हमारा जो कंसीडर किया गया है, एक्चुअली में दिस इज द नॉट अ टी एम, दिस इज द टी आर। क्लियर? एवरेज टेम्परेचर इज वेरिएबल इन रेडियल डायरेक्शन। यहाँ पर अगर आप देखो कि टेम्परेचर, जैसे प्रोफाइल आप देख रहे हैं, ये अगर मैंने इसमें कूलिंग का केस ये कंसीडर किया तो आप देख रहे हैं कि सेंटर पॉइंट पर ये मैक्सिमम है, यहाँ पर ये 0। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है इट्स इज अ वेरिएबल इन द वाई डायरेक्शन, सो दिस इज द टेम्परेचर इन रेडियल डायरेक्शन इज टी आर। क्लियर? तो ये टी आर हमने कंसीडर किया 2 पाई आर डी आर। तो अब यहाँ से आप देखो, चूंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, दिस पाई एंड दिस पाई विल बी कैंसिल आउट। सो द एवरेज टेम्परेचर टी एम इज इक्वल टू 2 अपॉन यू बार आर स्क्वायर 0 to r u r into r dr. That means this is u r into r dr. I am so sorry, there is a multiplication of tr also. Clear? This is multiplication of tr also. Temperature in radial direction, velocity in radial direction multiplied by r into dr. So this is the average temperature profile. यानी अगर आपको एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो आपको पाइप के अंदर का वेलोसिटी प्रोफाइल और टेम्परेचर प्रोफाइल अगर आपको पता है तो आप इस एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू को रख के आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने क्यों कहा, देखिए आप यहाँ पर अगर प्रोफाइल आप रख रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका टेम्परेचर इन रेडियल डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे आप हीटिंग बढ़ाते जा रहे हैं या कूलिंग का केस आप करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा कि सरफेस एरिया बढ़ रहा होगा और ड्यू टू कन्वेक्शन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा। दैट मीन्स दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो चूंकि सरफेस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, चेंज किसका टेम्परेचर होगा? चेंज होगा आपका जो फ्लूइड का टेम्परेचर है। इसीलिए जो टी आर है इट्स अ वेरिएबल, सो दैट टी एम जो होगा वो आपका कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा। ये बात आपको यहाँ से भी समझ में आई होगी। दिस इज द एवरेज टेम्परेचर कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे देखते हैं कि बल्क टेम्परेचर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए बल्क टेम्परेचर का अभी जब मैं थर्मल एनालिसिस करूंगा और भी आसानी से आपको समझ में आएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक पाइप अगर मैंने ये कंसीडर किया, जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपका यहाँ पर इनलेट कंडीशन है और ये आपकी एग्जिट कंडीशन है, ये एग्जिट कंडीशन है। आपको मैंने बोला कि फुल डेवलप्ड फ्लो यहाँ से है। क्लियर? तो ये पैराबोला पहले यहाँ पर इतना है, अगर मान लिया ये हीटिंग का केस है तो ये पैराबोला का साइज आपका इंक्रीज होता जा रहा है। दिस साइज इज इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड दिस मैक्सिमम टेम्परेचर, तो आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू एज इट इज बनी रहेगी, लेकिन जो एवरेज टेम्परेचर की वैल्यू है, दिस एवरेज टेम्परेचर वैल्यू इज कंटिन्यूअसली increases for the heating case, and if you are talk about the cooling case, this value is continuously reduces. That means कि अगर हम यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर यानी इनलेट कंडीशन पर एवरेज टेम्परेचर कंसीडर करें तो वो एवरेज टेम्परेचर से दिस इज द TMI है।
और एग्जिट पर अगर हम कंसीडर करें तो एग्जिट पर जो वैल्यू है दिस इज TMO, ये वैल्यू है, क्लियर, TMI माइनस TMO, ये वैल्यू है। अब TMI माइनस TMO इज इक्वल टू 0 विच इज द वायलेशन ऑफ सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दैट मीन्स कि अगर सपोज करो आप कोई हीटिंग केस कर रहे हैं तो आपका सिस्टम ये है, आप, मैंने क्यों बोला वायलेशन, आपका सिस्टम ये है, मान लो अगर आप हीटिंग का केस कर रहे हैं तो आपकी फ्लूइड बॉडी ये है, क्लियर, फ्लूइड बॉडी ये है, आपने इसमें हीट दी, क्लियर, तो हीट दी इसका मतलब है इसके अंदर रैंडमनेस बढ़ेगी और रैंडमनेस बढ़ेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो टेम्परेचर यहाँ पर है वो टेम्परेचर यहाँ पर होगा, ये ऐसा आप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर इनलेट से एग्जिट पर बढ़ेगा, तो इनलेट से एग्जिट पर बढ़ेगा तो चूंकि जो आप एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हैं वो एवरेज टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर एक्स पर है, ये डायरेक्शन एक्स है, क्लियर, ये डायरेक्शन एक्स है, किसी भी एक्स पर आप एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एवरेज टेम्परेचर एक्स जो आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं इनलेट कंडीशन पर तो वो TMI है और एग्जिट कंडीशन पर कर रहे हैं तो वो TMO है। तो व्हाट इज द बल्क टेम्परेचर और क्या नेसेसिटी है बल्क टेम्परेचर की? बल्क टेम्परेचर इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दीज मीन टेम्परेचर्स एट इनलेट एंड एग्जिट, यानी ये वो टेम्परेचर होगा, याद रखिएगा ये केवल इंटरनल फ्लो के केस में ही कंसीडर किया जाता है, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर फ्लूइड की सारी प्रॉपर्टीज हम इवेल्युएट करते हैं और वो बोलते हैं कि इट इज कांस्टेंट, क्योंकि TMI अगर मान लिया आपने TMI बोला तो एग्जैक्टली एट दिस x फ्लूइड प्रॉपर्टी इज कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पर x2 पोजीशन पर पहुँच गया और मैंने यहाँ पर TMO कैलकुलेट किया तो TMO पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू x1 प्रॉपर्टीज, ये चीज़ समझ लीजिए आप, यानी x1 पर अगर आप फ्लूइड यानी x1 पर अगर आप देखोगे खड़े होके तो यहाँ पर जो भी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट होंगी, जब आप x2 पर आओगे तो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट होंगी, लेकिन जो फ्लूइड की यानी अगर x2 पर आप कंडक्टिविटी कंसीडर कर रहे हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, या काइनेमेटिक विस्कोसिटी कंसीडर कर रहे हैं तो ये है ρ2 वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर भी यही है और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी यही है, यानी अगर x2 पोजीशन नहीं चेंज करते हैं तो ये दोनों की वैल्यू ρ2 है, लेकिन यहाँ पर क्या वैल्यू है, दिस वैल्यू इज ρ1, क्लियर, ये बात समझ में आई, एंड ρ1 एंड ρ2 बोथ आर नॉट इक्वल until or unless TMI and TMO both are equal, तो TMI TMO इक्वल नहीं है इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज इक्वल होंगी, तो हमें तो पूरी कैलकुलेशन में ऐसा चाहिए कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिफॉर्म हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बल्क टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। बल्क टेम्परेचर इज अ सिंपल एवरेज टेम्परेचर ऑफ द मीन टेम्परेचर एट इनलेट एंड मीन टेम्परेचर एट एग्जिट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बल्क टेम्परेचर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यानी सारी प्रॉपर्टीज जैसे वहाँ हम फिल्म टेम्परेचर के लिए कैलकुलेट करते थे, इंटरनल फ्लो में वो बल्क टेम्परेचर के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यही चीज़ मैंने लिखी है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज यूनिफॉर्म फ्रॉम इनलेट टू एग्जिट ऑफ द duct, but the average temperature changes from inlet to exit of the duct, so that the properties of fluid throughout the pipe considered average at each section of pipe, and average of all these properties can be calculated at the bulk temperature TB, which is average of mean temperature at inlet to exit mean temperature of fluid, and fluid properties are uniform at this temperature। बहुत सिंपल सी चीज़ मैंने लिखी है, आपको समझा भी दिया इस चीज़ को इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अभी ज़रा थर्मल एनालिसिस को आप ध्यान से समझिए कि थर्मल एनालिसिस क्यों जरूरी है और क्यों करना है आपको, चूँकि जब आप इंटरनल फ्लो केस कर रहे हैं तो वहाँ एक्सटर्नल फ्लो के केस में हीटिंग या कूलिंग केस लीजिए तो आपका जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में या तो सरफेस से हीट जा रही होगी या सरफेस पे हीट आ रही होगी, लेकिन इंटरनल फ्लो के केस में थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और वो कॉम्प्लिकेशन क्या है आप ये समझिए। देखिए थर्मल एनालिसिस आप इंटरनल फ्लो अगर आप करने जाएंगे तो जैसे मैंने कहा आपको कि एक फ्लूइड बॉडी है, मैंने एक फ्लूइड बॉडी कंसीडर किया, ये पाइप के अंदर की एक बॉडी है, ये फ्लूइड है, क्लियर, या तो इसके अंदर हीट आ रही होगी दैट मीन्स हीटिंग का केस होगा, या ये कूलिंग का केस होगा। अगर आपको यहाँ पर ये निकालना है कि कितना हीट ट्रांसफर रेट है, क्लियर, तो आप क्या करेंगे, मास फ्लो रेट, क्लियर, मास फ्लो रेट स्टडी स्टेट के लिए अगर कंसीडर करें तो मास फ्लो रेट यहाँ इनलेट और एग्जिट का बराबर होगा, तो मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय दिस स्पेसिफिक हीट, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय दिस इज द टेम्परेचर एट दिस टेम्परेचर, दिस इज TMI, क्लियर, एंड एट दिस टेम्परेचर दिस इज कंसीडर्ड एज TMO। जो यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है वो कंसीडर किया है दैट इज हीटिंग केस,
तो Q इज इक्वल टू मास फ्लो रेट C TE माइनस TI, जनरली इसको TE माइनस TI इसलिए लिख दिया जाता है कि बार बार M लिखने की जरूरत नहीं, बट दिस इज द एवरेज टेम्परेचर एट एग्जिट एंड दिस इज द एवरेज टेम्परेचर एट इनलेट। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। Where TE and TI are the mean temperature at exit and the mean temperature at inlet. The thermal conductivity, the thermal condition at surface can usually be approximated with reasonable accuracy with the constant surface temperature or constant heat flux. ये क्यों मैंने बोला, देखिए यहाँ जो हीट ट्रांसफ़र की जा रही है, ये हीट ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हीट ट्रांसफ़र करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि throughout the length of the pipe, throughout the length of the duct, the heat flux is the rate of heat transfer per unit area. Heat flux का मतलब यहाँ पर Q is equal to होता है, this is Q, capital Q, total rate of heat transfer per unit area, per unit surface area कह लो। Either heat flux is constant, सेकेंड दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो इसके सरफेस का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हीट ट्रांसफर करने की। तो अगर मैं उन दोनों प्रॉपर्टीज को मैं एक प्रोफाइल में ड्रॉ करूँ, दिस इज द इनलेट कंडीशन एंड दिस इज द एग्जिट कंडीशन। क्लियर, तो ये प्रोफाइल कुछ इस तरह से ड्रॉ होंगी। क्लियर, इस तरह से ड्रॉ होंगी। अभी आप प्रोफाइल का केवल शेप देख लीजिए कि किस तरह का शेप है इन प्रोफाइल्स का, और इन शेप्स को समझिए। और मैं आगे अभी बताता हूँ कि ये शेप ऐसे क्यों बन रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो पैरेलल लाइन है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इन पूरी एनालिसिस में हमने LH और LT यानी इंट्रेंस लेंथ जो हैं उनको ज़ीरो कंसीडर किया। यानी मैंने ये बोला कि जस्ट इंटर करते समय ही फुल्ली डेवलप्ड फ्लो बन रहा है। एक अप्रॉक्सीमेशन है आपकी एनालिसिस को ईजी करने के लिए, LH और LT, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि LH और LT बनते ही बनते हैं। बट बहुत क्वांटिटी अगर लेंथ आप पाइप में कंपैरिजन में देखोगे तो बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रोफाइल आप इनको ध्यान से समझ लीजिए, फिर देख लीजिए, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि प्रोफाइल ऐसी क्यों बन रही हैं। अब मैं इसमें एक एक करके केस कंसीडर कर रहा हूँ। देखिए, द फर्स्ट केस जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर, वो केस है, जो फर्स्ट केस में कंसीडर कर रहा हूँ वो केस क्या है, वो केस है इलेक्ट्रिकल हीटिंग। क्लियर, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, ध्यान रखिएगा, रेडिएटिव हीटिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इन सब में क्या होता है, जो हीट फ्लक्स है, सरफेस का जो हीट फ्लक्स है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर, सरफेस का जो हीट फ्लक्स है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो मैंने आपको दो केस बताए थे कि दो केस की तरह आप इसमें हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो हीटिंग का केस या कूलिंग केस। फॉर इलेक्ट्रिकल हीटिंग और इलेक्ट्रिकल कूलिंग, दिस थियोरी इज एप्लीकेबल फॉर बोथ थिंग्स। क्लियर, मैं अभी हीटिंग का केस कंसीडर कर रहा हूँ, तो QS इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी आप ये वाला भूल जाइए, मैं प्रोफाइल बाद में बना के दिखाता हूँ। तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ से अगर मैं एक पाइप की बॉडी कंसीडर कर रहा हूँ, ये पाइप की एक बॉडी है, और मैं यहाँ पर एक हीटिंग का केस कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो Q है। क्लियर, ये इसकी इनलेट की कंडीशन है। क्लियर, और ये इसकी एग्जिट की कंडीशन, ये इसकी एग्जिट की कंडीशन, ये इनलेट है। क्लियर, ये I है और ये E है। अब यहाँ पर अगर देखें तो मैं अब सबसे पहले बात करता हूँ कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। Q इज इक्वल टू मास फ्लो रेट CP, दिस इज TMO माइनस TMI। क्लियर, यही चीज़ होगी। बात समझ में आई? तो से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूँ। अब चूंकि हमको कन्वेक्शन का भी कॉन्सेप्ट पता है, और ये अगर हम इसमें एक एजम्पशन ये लगाते हैं, और वो एजम्पशन ये है कि यहाँ पर कंडक्शन से कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है और सराउंडिंग में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो जितनी भी हीट मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र की ड्यू टू द मास, दिस शुड बी इक्विवेलेंट टू द कन्वेक्टिव हीट। और कन्वेक्टिव हीट किसके बराबर होगी, न्यूटन्स कूलिंग लॉ से। अगर मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, पर मीटर स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो दिस इज QS इज इक्वल टू HX TS माइनस TM। क्लियर, मैंने TM क्यों लिखा, क्योंकि आप यहाँ पर यूनिट एरिया निकाल रहे हैं। पर यूनिट एरिया मतलब आप पर्टिकुलर इस जगह पर खड़े होके, यानी X1 पर खड़े होके यहाँ का एरिया आप कंसीडर करिए, और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है, दिस इज द HX1। क्लियर, HX1। और यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है फ्लूइड का, वो एवरेज टेम्परेचर कितना है, दिस इज TMX1। क्लियर,
दिस इज टी एम एक्स वन। तो मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, दिस इज एच एक्स टी एस माइनस टी एम। ये जो टी एम मैंने लिखा है ये किस जो एक्स पर हमने एच एक्स कैलकुलेट किया है उसी पर ये एवरेज टेम्परेचर भी कैलकुलेट किया गया है। क्लियर? तो टोटल हीट ट्रांसफर इसको क्या कैसे निकालेंगे, इसको सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्लियर? जैसे मैंने कहा एनर्जी बैलेंस करेंगे कि मास एनर्जी इज इक्वल टू द कन्वेक्टिव एनर्जी, अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो मास एनर्जी इज इक्वल टू द कन्वेक्टिव एनर्जी मैंने किया मास फ्लो रेट Cp TMO माइनस TMI इज इक्वल टू, ये वाले में मैंने AS का मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज द HX AS TS माइनस TM। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये जो TM है इज द एवरेज टेम्परेचर, ये बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, TM इज द एवरेज टेम्परेचर एट जहाँ पर ये आपने X कैलकुलेट किया है वहाँ का। क्लियर? अब अगर यहाँ पर आप देखो कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर एट एग्जिट, तो TMO इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या है, दिस इज सिंपल QS मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, यही तो है। तो TMO इज इक्वल टू TMI प्लस QS AS अपॉन MCP, सिंपल। क्लियर? सरफेस टेम्परेचर, अगर आप इस एक्सप्रेशन से आप यहाँ पर आके देखें, सरफेस टेम्परेचर इज इक्वल टू द एवरेज टेम्परेचर प्लस QS इंटू HX, मैं इसको HX लिख रहा हूँ। क्लियर? मैं HX इसलिए लिख रहा हूँ कि जिस X पर आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर ये TM। अब आप इस एक्सप्रेशन को अगर देखें तो ये एक्सप्रेशन ये है कि आपको अगर एग्जिट का टेम्परेचर नहीं पता है तो आप यहाँ से एग्जिट का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफाइल की मैं बात बता रहा था वो प्रोफाइल क्या है। अब देखिए मैंने आपसे बोला QS कांस्टेंट है। क्लियर? तो इसका मतलब है कि QS कांस्टेंट है, HX जो है वो वैल्यू X पर कांस्टेंट है। बस समझ में आया? तो अगर आप देखो, अगर मैं सारे X पर वैल्यू निकालूं तो एक एवरेज टेम्परेचर होगा, और एवरेज टेम्परेचर होगा तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ दिस इज TS माइनस दिस इज TM, मैं सारे X पर ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, दिस इज द एवरेज टेम्परेचर, दिस इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पर H बार लिख रहा हूँ वैसे ही ये TM बार हो गया एक तरह से आप कह लीजिए। तो दिस इज द QS अपॉन H बार। ये वैल्यू क्या है, ये पर्टिकुलर टर्म अगर आप देखोगे तो दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज QS इज कांस्टेंट एंड H इज कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा HX इज कांस्टेंट ओनली एट X, लेकिन थ्रू आउट पूरी लेंथ ऑफ द पाइप HX कांस्टेंट होगा ऐसा नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो H बार ये चीज़ हो गई। तो TS माइनस TM आपका जो है वो कांस्टेंट होगा। तो TS माइनस TM क्या है भाई? देखिए आपको ये तो पता है कि TMI से TMO ये चेंज हो रहा है, हीटिंग का केस है तो इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजेस। अब TS माइनस TM अगर कांस्टेंट आपको रखना है तो इसका मतलब है कि हर एक X पर ये जो डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस, दिस डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइप। दैट मीन्स व्हाट इज दिस, दिस इज द TS माइनस दिस इज TM। क्लियर? TS माइनस TM, यानी अगर यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो सरफेस टेम्परेचर इस X पर क्या है और इस X पर ये दिस इज TMX ये क्या है, ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ये प्रोफाइल जो पहले मैंने बनाया था वो प्रोफाइल का जस्टिफिकेशन आपको क्लियरली यहाँ पर दिख जाता है। क्लियर? कि यहाँ पर प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो दो पैरेलल लाइंस है, यानी कंटिन्यूअसली इसमें सरफेस का टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है कि हीट फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो सरफेस टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। मैं सेकेंड केस कंसीडर कर रहा हूँ और वो सेकेंड केस ये है कि अगर फेस चेंज हो रहा है, से फॉर एग्जांपल अगर इवापोरेशन का केस है, कंडेंसर का केस है, तो इन सब के केस में जो सरफेस का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखते हैं। ध्यान रखिएगा किसी भी फेस चेंज का प्रॉब्लम, यानी अगर आप बॉयलर का प्रॉब्लम कर रहे हैं, बॉयलर में भी फेस चेंज होता है। फेस चेंज मतलब वाटर कन्वर्टेड इनटू अ स्टीम फेस। कंडेंसर का केस अगर देखेंगे तो कंडेंसर के केस में क्या होता है, कंडेंसर के केस में आपका जो वेपर होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इवापोरेटर के केस में क्या होता है, इवापोरेटर के केस में जो लिक्विड होती है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम होंगे उनमें आपको क्या ध्यान रखना है, दैट इज सरफेस का जो टेम्परेचर है वो हमेशा आप कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। क्लियर? सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट, ये देखिए यहाँ पर मैंने सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट लिया। अभी आप इस प्रोफाइल को आप भूल जाइए। तो अगर मैं सेम चीज़ मैं वही कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने फ्लूइड की जो बॉडी ली है, से फॉर एग्जांपल मैं हीटिंग का केस कंसीडर कर रहा हूँ,
तो मैं अगर यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र का देखता हूँ तो हीट ट्रांसफ़र Q जो है वो कितनी होगी, दिस इज मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाई Cp multiplied by Cp multiplied by this is TMO minus this is TMI, clear, TMO minus TMI, clear, TMO minus TMI ये चीज़ होगी। दूसरा जो इसका हीट ट्रांसफ़र है या आप बोले कि जो न्यूटन्स कूलिंग लॉ है वो कितना होगा। अब न्यूटन्स कूलिंग लॉ अगर आप यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे और आप बोलेंगे कि सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, दिस इज द h बार मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई द टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या कंसीडर करेंगे, एक तो सरफेस टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है, सरफेस टेम्परेचर माइनस एवरेज टेम्परेचर, दिस इज द Tm, क्लियर। अब ये Tm आप कहाँ का कंसीडर कर रहे हैं, किसी भी x पर आप कंसीडर करेंगे तो वहाँ का ये Tm कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि आप ये चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन Tm आप देख रहे हैं इनलेट से एग्जिट के बीच में, क्योंकि हीटिंग का केस है, मैंने पहले भी बताया, इनलेट से एग्जिट के केस में चेंज हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसका जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो भी चेंज होगा। ये बात समझ में आई, इस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं, दिस इज द Q, clear, this is the Q, so H is constant, As is constant, Ts is constant, so if the Tm is changes, so definitely Q should be changes। so ये चीज़ वेरीफाई हो रही है कि अगर सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट फ्लक्स या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बदलेगा, चेंज होगा। अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कांस्टेंट है या हीट फ्लक्स कांस्टेंट है तो सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो क्लियरली आप यहाँ से देख सकते हैं कि सरफेस टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट करते हैं और इसकी वैल्यू आप यहाँ पर इनलेट टेम्परेचर से एग्जिट टेम्परेचर पर चेंज हो रही है, तो आप देखेंगे कि ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस कंटिन्यूअसली चेंज होता है। हीटिंग का केस अगर आप देख रहे हैं तो ये चीज़ आपको रिड्यूस होती हुई दिखेगी। अगर आप कूलिंग का केस देख रहे हैं तो कूलिंग का केस मैं यहाँ पर बना के आपको दिखाता हूँ। कूलिंग का केस ये सरफेस टेम्परेचर है और कूलिंग का केस अगर आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये ऐसा दिख रहा होगा, इस तरह से, क्लियर। यहाँ पर चूँकि कूलिंग का केस है तो इनलेट के कंडीशन पर आप देखोगे तो टेम्परेचर फ्लूइड का ज़्यादा होगा, एग्जिट के केस में टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्लियर। तो ये अकॉर्डिंग टू आप जिस तरह का केस कंसीडर कर रहे हैं उसमें आप ये चीज़ कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो हमको एक बार एवरेज का एवरेज कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो एवरेज का एवरेज कैसे कंसीडर होता है आप ये इस एक्सप्रेशन में देखिए, Q इज इक्वल टू HAS, इसको मैंने डेल्टा T एवरेज इसलिए लिख दिया, इस TS माइनस TM, हर जगह पर TM है तो इसको मैंने एवरेज वैल्यू लिख दिया एवरेज, यानी एवरेज का भी एवरेज कंसीडर कर रहे हैं। और ये एक्चुअल में क्या है, TS माइनस TM एवरेज। अगर आप इसको लिखे T एवरेज तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, दिस इज θ1, θ1 क्या है, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस एट इनलेट, कितना होगा TS माइनस TMI, θ2 इज द TMI माइनस TS माइनस TMO। तो डेल्टा T एवरेज अगर आप देखो तो यहाँ पर ये इनलेट की θ1 है, ये θ2 है, तो एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज TS माइनस TMI प्लस TS माइनस TMO डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो TS माइनस TMI प्लस TMO अपॉन 2। और ये चीज़ क्या है, ये मैंने आपको बताया था बल्क टेम्परेचर के केस में, दिस इज TS माइनस TB, क्लियर। यानी यहाँ पर अगर आपको लिखना है, यानी फेज चेंज के प्रॉब्लम में अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस इज HAS, क्या लिखेंगे इसको, TS माइनस TM की जगह हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज H बार सरफेस एरिया एंड दिस वन इज TS माइनस दिस वन इज TB, बल्क टेम्परेचर लिख सकते हैं, क्लियर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, ये आप जब आपको मैं हीट एक्सचेंजर पढ़ाऊंगा वहाँ पर ये थ्योरी फिर से आएगी और काफ़ी चेंज होके आएगी। तो अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इसको अगर आप TS माइनस TB से नहीं कैलकुलेट करना चाहते हैं, ऐसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आप इनलेट पर देख रहे हैं और ये एग्जिट पर टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर इन दोनों का रेशियो इज ग्रेटर देन 1.4 है तो आप यहाँ पर डेल्टा T एवरेज इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द LMTD, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, एंड दिस इज इवेल्युएटेड बाय θ1 माइनस θ2 अपॉन ln θ1 अपॉन θ2। ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
इसका प्रूफ मैं हीट एक्सचेंजर के केस में कराऊंगा कि θ1 अपॉन θ2 इज ग्रेटर देन 1.4, सो डेल्टा टी एवरेज इज θ1 माइनस θ2 अपॉन ln θ1 अपॉन θ2। लेकिन अगर ये वैल्यू लेस देन 1.4 होती है, θ1 अपॉन θ2 इज लेस देन 1.4, तो डेल्टा टी एवरेज आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? इसका एक्सप्लेनेशन आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। आप अगर देखें कि θ1 अपॉन θ2 इज ग्रेटर देन 1.4, दैट मीन्स कि θ1 की वैल्यू θ2 की वैल्यू से कई गुना ज़्यादा है। तो आप अगर इसको आप जब मिला रहे होंगे तो ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल आपकी काफ़ी कुछ चेंज होके आएगी। आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी वेरिएशन आपको दिखेगा। लेकिन अगर θ1 और θ2 की वैल्यू में बहुत चेंज नहीं है तो ये अप्रॉक्सीमेट एक पैरेलल लाइन की तरह ही आएंगे। क्लियर? बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पैरेलल लाइन की तरह आएंगे। तो एक अप्रॉक्सीमेशन में अगर आप इनका डेल्टा टी एवरेज देखेंगे तो अगर हम θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 करें तो जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा वायलेट नहीं करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल इनसाइड पाइप। इसको भी हम लोग कर लेते हैं और आसान है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा है ये चीज़, वेलोसिटी प्रोफाइल पाइप। देखिए इसमें इसको करने के लिए हमने क्या किया है, एक पाइप कंसीडर किया है और उस पाइप के अंदर एक पाइप एलिमेंट और कंसीडर किया है विच इज़ मेड बाय अ सिंपल फ्लूइड मटेरियल। और आप यहाँ पर देखें ये चूँकि प्रेशर फोर्स हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्रेशर फोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये प्रेशर फोर्स Px इस डायरेक्शन में लग रहा है और Px x प्लस dx इस डायरेक्शन में लग रहा है। आप कह सकते हैं कि ये तो इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, लेकिन चूंकि शियर स्ट्रेस आप देखिए इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इसको नेग्लीफाई करने के लिए जो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। सपोज करो ये एक ब्लॉक है, अगर इसमें शियर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक शियर स्ट्रेस इसको नेग्लीफाई करने के लिए इस डायरेक्शन में लगता है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको नेग्लीफाई करने के लिए इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है। तो चूंकि एक स्क्वायर एलिमेंट था तो इसमें ये दो डायरेक्शंस में दिखाया गया था। यहाँ पर मैंने इसको एक पाइप एलिमेंट कंसीडर किया है, इसलिए इसको मैंने शियर स्ट्रेस टाउ नॉट लिखा है। तो इसलिए Px और Px प्लस dx की डायरेक्शन में आप कंफ्यूज मत होइए। दिस इज द स्मॉल आर रेडियस विच इज वेरिएबल फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। क्लियर? और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने लिखा y which is the capital R minus a small r. Clear? Let us assume an incompressible and steady flow through the tube where we consider a pipe element whose area of cross section is variable and properties are uniform through the pipe. इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द पाइप। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेट लगा रहा हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि सिग्मा fx, मैं सिंपल इसमें ऐसा लिख रहा हूँ, सिग्मा fx इक्विलिब्रियम स्टेट पर मैकेनिक्स का सिंपल सा कांस्टेंट है, सिग्मा fx शुड बी इक्वल टू 0। fx डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका समेशन, एल्जेब्रिक समेशन शुड बी इक्वल टू 0। तो दिस इज px माइनस px प्लस dx। तो प्रेशर था मल्टीप्लाइड बाई एरिया हमने कर दिया पाई आर स्क्वायर, तो फोर्स कन्वर्ट हो गया। शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है, टाउ नॉट, मल्टीप्लाइड कर दिया एक्टिंग एरिया, तो सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू dx। dx क्या है, dx इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पाइप एलिमेंट। 2 पाई आर एल होता है, 2 पाई आर dx हो गया। इसको अगर सॉल्व करोगे तो सिंपल px और px प्लस dx को आप लिख सकते हैं px माइनस dpx इंटू dx लाइक दिस। तो यहाँ से पाई एंड दिस पाई विल बी कैंसिल आउट एंड दिस dx एंड dx विल बी कैंसिल आउट। सो यू गेट द चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू टाउ नॉट इंटू 2 अपॉन r। तो शेयर स्ट्रेस टाउ नॉट इज इक्वल टू माइनस r बाई 2 डेल px अपॉन डेल x। दैट मीन्स इसका कहने का सेंस ये है कि शियर स्ट्रेस जिस डायरेक्शन में लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स रिड्यूस कर रहा होगा, ये कहने का इसका मतलब है। और अगर आप r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो शियर स्ट्रेस 0 हो जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको देखिए यहाँ पर प्लॉट करके दिखाया है। इफ r इज इक्वल टू 0, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। इफ r इज इक्वल टू कैपिटल R, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम। क्लियर? तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। और फर्दर इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, फर्दर इस इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, न्यूटन्स विस्कोसिटी लॉ, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू डेल यू ओवर डेल वाई। थोड़ा सा इसमें चेंजेस हम लोग कर रहे हैं और वो चेंजेस ये है कि y के रिस्पेक्ट में हम लिखना रेडियल डायरेक्शन में हम सारी चीज़ें लिखना चाह रहे हैं। तो वो कैसे लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट को चेंज करके। कोऑर्डिनेट कैसे चेंज करेंगे, y जो मैंने ये y लिखा है y इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल r। तो यहाँ से मैं डेल y को चेंज कर रहा हूँ, दिस इज द माइनस डेल आर। तो टाउ नॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल यू ओवर डेल आर। क्लियर? और टाउ नॉट इज इक्वल टू पहले क्या आपने लिखा है, पहले की स्लाइड में अगर आप देखें, पहले की स्लाइड में आपने लिखा था
अगर आप इसके पहले की प्रीवियस स्लाइड देखें तो ये कितना था, -r/2 del px over del x। क्लियर। तो अब कितना आ रहा है आपका, अब जो चीज़ आ रही है शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज टाउ नॉट, एक एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन ये है, पहली एक्सप्रेशन इसके पहले वाली स्लाइड में थी, तो वो वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दिस इज म्यू डेल यू ओवर डेल आर इज इक्वल टू r/2 del px over del x। अब del px over del x क्वांटिटी इज कंसीडर्ड एज द फिक्स्ड क्वांटिटी इन रेडियल डायरेक्शन। ये आपको एज्यूम करना है, हालांकि प्रेशर भी चेंज होता है एक्स डायरेक्शन में, लेकिन उसको हम उस इफेक्ट को शेयर स्ट्रेस के इफेक्ट से नेग्लिफाई कर रहे हैं, इसलिए del px over del x को हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं। तो del px over del x को अगर कांस्टेंट लेके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो दिस इज म्यू, सिंपल यहाँ पर del u, ये del r 1/2 इंटू आर del r हो जाएगा, लिमिट आप अप्लाई कर सकते हैं, म्यू यू इज इक्वल टू हाफ del px over del x r²/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। इस कॉन्स्टेंट c को इवेल्युएट करने के लिए आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, r इज इक्वल टू कैपिटल R, u इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से समझ सकते हैं यहाँ पर आपका नो स्लिप कंडीशन है, इसलिए वेलोसिटी 0 होगी। तो c की वैल्यू कितनी आई, -1/4 del px over del x into r²। सो इफ यू पुट दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन यू गेट म्यू u is equal to 1/4। Why 1/4? This one is 2 into 2. This is 1/4 del px over del x r² minus 1/4 del px over del x r²। तो आप देखें कि यहाँ पर 1/4 del px over del x is a common term। तो जो आपका वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कितना हो जाएगा, नाउ वेलोसिटी प्रोफाइल इज इक्वल टू कितना आ गया, velocity profile is equal to 1/4 mu del px over del x small r² minus capital R²। तो u is equal to -1/4 mu del px over del x, माइनस साइन को मैं बाहर कर रहा हूँ तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r², क्योंकि ये सिग्निफाई नहीं होता है बिकॉज कैपिटल R इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल r। दैट मीन्स यहाँ एक चीज़ ये कहने का है कि वेलोसिटी अगर मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्शन मैंने कंसीडर किया है, तो वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन में रिड्यूस होती है, ये नेगेटिव साइन ये सिग्निफाइज यहाँ पर कर रहा है, और ये चीज़ आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, ये कंटिन्यूसली वेलोसिटी प्रोफाइल रिड्यूस कर रही है। तो दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल इन रेडियल डायरेक्शन, u इज इक्वल टू -1/4 म्यू del px over del x r² 1 minus r² अपॉन कैपिटल R²। यानी अगर एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है तो ये वेलोसिटी आप उठा के वहाँ पर पुट कर सकते हैं, या आपको किसी भी r पर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप यहाँ पर वो r पुट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर प्रोफाइल भी अब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, तो आप एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे। दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल इन रेडियल डायरेक्शन व्हेन r इज इक्वल टू 0, डेफिनेटली u इज इक्वल टू u मैक्स, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, r की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो दिस वन इज -1/4 म्यू del px over del x कैपिटल R²। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि u को मैं कुछ अलग तरीके से लिखना चाह रहा हूँ, तो अगर आप देखिए तो -1/4 म्यू del px over del x r² को मैं u मैक्स लिख सकता हूँ, u is equal to u max 1 minus r² upon capital R²। दिस इज द अनदर फॉर्म। क्लियर। ये एक दूसरे का मतलब सिनोनिम ही है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो u max के रिस्पेक्ट में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज 2/r², 0 to r u r into r dr। ये एवरेज वेलोसिटी में वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है उसको अगर मैं पुट करूँ यहाँ पर u max 1 minus r² upon capital R² into r into dr, तो आप सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, सो यू इजिली गेट u एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द मैक्सिमम वेलोसिटी बाई 2। दैट मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी, अब आप देखिए एक चीज़ यहाँ पर, द मैक्सिमम वेलोसिटी इज द 2 times ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का 2 times आता है मैक्सिमम वेलोसिटी। जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी आप जितनी एवरेज वेलोसिटी आप कंसीडर कर रहे हैं उसका 2 times अगर करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। क्लियर। तो ये आज के लिए था कि आप इसमें किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं और एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।